विचार, दर्शन, गहन मंथन से उपजे सूत्र हैं। सूत्र जो बने बनाए सामाजिक फॉर्मेट को तोड़ देते हैं। हालांकि इसका उल्टा सत्य नहीं, जो बिखर गया उसकी जरूरत नहीं थी या नहीं रहेगी। चिंता मत कीजिए आप लोग, ये कोई दर्शन की क्लास नहीं है, नाटक ही है। जितने पैसे आप लोगों ने दिए हैं ना, उतना मैं आपके जाने से पहले हंसकर, नाचकर, गाकर चुका दूंगा। मैं तो बस मानव मन की एक सतत क्रिया का आभास आपको करा रहा। अपने सारे जीवन में मैं जिस एक चीज से बचने का प्रयास करता रहा, वो था दोहरे मापदंडों से। एक बार एक सामान्य सिद्धांत अपनाया तो दृढ़ता से उसका पालन किया, मगर एक बार ज्वार की तरह चढ़ आया दो मुहापन, और उससे खुद को बचा नहीं सका। और ये सब इतनी सामान्य स्थितियों में घटित हुआ कि कुछ समझ ही नहीं आया कि कैसे प्रकाश जाधव एक ऑर्थोडॉक्स हो गया। सबसे ज्यादा लापरवाह हम तब होते हैं जब होना चाहिए सबसे अधिक चौकन्ना, और जंग का अहम मोर्चा हार जाते हैं। प्रकाश जाधव एन ऑर्थोडॉक्स, पितृ सत्तात्मकता का मारा परंपरावादी घटिया आदमी। ठीक, आप लोग सोच रहे होंगे कि ठीक है भाई, गलती ही तो है, इंसान से हो जाती। इंसान आखिर गलतियों का पुतला ही तो है। नहीं, इंसान पुतला नहीं है। इंसान के पास दिमाग होता है, पुतले के पास नहीं। वो सोच नहीं सकता, इसलिए इंसान पुतला नहीं है। और अपने सारे जीवन में आप जिस एक चीज से बचने का प्रयास करें और अंत में वही गलती कर बैठे तो बात जरा गंभीर हो जाती। और वैसे भी मेरे जैसे बूढ़े तो बीता वक्त याद करके ही समय बिताते हैं। पता है हे पुतलो, मेरे केस में बात जरा गंभीर है, वरना कोई सोच भी नहीं सकता। प्रकाश जाधव एन ऑर्थो प्रकाश एक बदतमीज बच्चा जो मुझे बेहद पसंद थी। पिताजी का ट्रांसफर भोपाल से जबलपुर हो गया था। राजधानी का दबाव कम होने के साथ साथ साहबी भी आ गई थी चरम पे, जहां वो सुबह 9:30 बजे जूते पहनते हुए चिल्लाते थे, करुणा, करुणा, मेरी मम्मी, करुणा 2 बजे जफर के हाथों टिफिन भेज देना, मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। जफर को बताते तक नहीं थे कि 2 बजे टिफिन लाना है, पर ठीक 1 बजे जफर को न जाने कहां से इल्हाम हो जाता था और वो ठीक समय पर टिफिन लेने पहुंच जाता था। और करुणा मैडम भी टिफिन को पहले एक पन्नी, फिर एक बैग, फिर एक कपड़े में लपेटकर जफर को देती थी। लो जफर, क्योंकि टिफिन ले जाने वाले का नाम जफर है। छोटे शहर में आने के बाद पिताजी आ गए थे फुल रोल में। अब पिताजी के ऑफिस की चपड़ासी का नाम भी रामदीन था, ना कि जफर। और अब पिताजी कभी कभी ऑफिस जाते थे, बल्कि ज्यादातर तो ऑफिस ही मिठाई के डिब्बे लेकर घर आ जाता था। एक दिन सारे मिठाई के डिब्बे समेटती करुणा मैडम से मैंने पूछ लिया, आई वो जो कपड़ा, वो बैग, वो पन्नी जो तू पिताजी को टिफिन देते वक्त इस्तेमाल करती थी, अब उसका क्या करेगी? क्योंकि अव्वल तो पिताजी को टिफिन की जरूरत नहीं, और दूसरा टिफिन ले जाने वाला जफर नहीं, तेरे राम का रामदीन है। भाई भी चिल्ला देती, को बदतमीज है। बदतमीज प्रकाश सुबह 10 बजे स्कूल के लिए निकलता था और दालान में पिताजी की अखबार के पीछे से एक परंपरावादी ध्वनि गूंजित होती थी, जल्दी जाया कर, तेरी उम्र का था तब 8 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाता था मैं। ये सुनकर मेरा सीना गर्व से फूल जाता था कि वाह, मैं कितने महान आदमी का बेटा हूं जो 8 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाता था। मैं स्कूल जाके अपने सारे दोस्तों को बात बताने वाला था कि मैं प्रकाश जाधव उस महान परंपरा का अगला चरण हूं जो 8 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाती थी। उस दिन जब मैं स्कूल से घर लौटा तो मेरा सीना गर्व से नहीं भूला। मैंने देखा पिताजी आराम कुर्सी पर बैठकर चाय पी रहे हैं और बगल में 2 मिठाई के डिब्बे शोभा पा रहे हैं। मैं पिताजी के पास गया, पिताजी वो मेरे स्कूल में जितने दोस्त हैं ना, उन सबके पिताजी सुबह 8 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाते थे। सबके रास्ते में एक नदी आती थी,
और सब सर पर किताब रख के ले जाते थे। और सबसे बड़ी बात तो इनकी कक्षा में सब अव्वल आते थे। तो दूसरे किसके पिताजी आते थे? बदतमीज! दादी, आपकी और मेरी उम्र में 20 साल का फासला है। जब आप ये सवाल दादाजी से करते होंगे तो उनके पास इन प्रश्नों के उत्तर होते होंगे। आज हालात उल्टे हैं, प्रश्न आपके हैं, उत्तर मेरे हैं, पर आपके पास तो उन प्रश्नों के उत्तर हैं जो प्रश्न मेरे प्रश्न ही नहीं। पिताजी फिर से माथा पकड़कर आराम कुर्सी पर बैठ जाते हैं। बदतमीज कहीं का, बिगड़ैल, पता नहीं क्या होगा इसका। और उस दिन बदतमीज प्रकाश को एक नया नाम मिला, बिगड़ैल प्रकाश। वाह, बिगड़ैल प्रकाश। अब कुल 3 लोग, करुणा मैडम, पिताजी और पीठ के पीछे रामदीन, जो कहते थे लड़का जादव जी का बिगड़ता जा, सुनते ही ना अब आपकी, बिल्कुल ना सुने। इस घटना के बाद पिताजी और करुणा मैडम से मेरी बातचीत जरा कम हो गई और मैं खुद को बेहतर नहीं मगर सच्चा साबित करने के लिए ज्यादातर समय स्कूल में बिताने लगा। स्कूल, मुझे एक मिशनरी के स्कूल में जाना था, पर पिताजी के काबिल डॉक्टर दोस्त के कहने पर मुझे महाराष्ट्र स्कूल में शरण लेनी पड़ी। अब इस स्कूल में शरण लेने के मेरे 3 मुख्य कारण थे। पहला कारण तो यह स्कूल मेरे घर से दूर नहीं था, तो मुझे 8 किलोमीटर पैदल चलकर जाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। दूसरा कारण कि मेरा नाम प्रकाश जाधव है, प्रकाश जॉर्ज नहीं। और तीसरा कारण, पिताजी के काबिल डॉक्टर दोस्त स्कूल के हर छोटे बड़े फंक्शन में आते थे और ओजस्वी भाषण देते थे। हमारी संस्कृति खतरे में है, हमें अपनी संस्कृति को बचाना है। अरे हम संस्कृति खाते हैं, संस्कृति पीते हैं, संस्कृति के साथ नहाते हैं, संस्कृति के साथ सो जाते हैं और सुबह उठ के फिर से संस्कृति। इलेक्शन के टिकट के जुगाड़ में थे, मिली नहीं। करुणा मैडम और पिताजी को इस भाषण की चर्चा मुझसे समय समय पर उपेक्षित थी। खैर, मेरे स्कूल में ज्यादातर बच्चे मराठी थे। इसका कोई खास कारण नहीं था, सिवाय इसके कि स्कूल का नाम था महाराष्ट्र स्कूल। फिर भी मिलने वाले हर गधे का पहला सवाल यही होता था, ए प्रकाश, तुझे मराठी का है? और मैं कहता था नहीं, मैं हिंदुस्तानी हूँ। और मेरा स्कूल था भी ठेठ हिंदुस्तानी, मतलब घंटी बजते ही लाइन में लगना, आगे वाले को धक्का मारना, पीछे वाले से धक्का खाना, बताई गई दुकान से जाकर यूनिफॉर्म और किताबें खरीदना। भैया वो वाली निकालते हैं, नहीं खरीदे जाने पर मुर्गा बनाया जाना और मुर्गे बनाए बच्चे को फिर से लात मारकर गिराना और घंटी बजते ही फिर से लाइन लग जाना। सब कुछ थे हिंदुस्तानी, सिवाय एक मास्टर को छोड़कर जिन्हें सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज की जीवनी आती थी। अब उनके हर प्रश्न पत्र में कोई सवाल हो ना हो, एक सवाल अवश्य होता था, भाई सभी बच्चे 200 शब्दों में शिवाजी पर निबंध लिखेंगे। अब उस निबंध में आप शिवाजी की शौर्य गाथा या मातृ प्रेम लिखे ना लिखे, अंत में एक लाइन जरूरी है, तो ऐसा था शिवाजी का जीवन। मैं पास 10 में से 10 नंबर, तो ऐसा था शिवाजी मेरा स्कूल का जीवन। मैं उसी वक्त समझ गया था कि महाराष्ट्र प्रांत से बाकी प्रांत के लोग एक दिन मार मार कर भगाए जाएंगे। खैर, स्कूल में मेरा एक दोस्त था, क्लास का मॉनिटर था और दिवाली से 1 सप्ताह पहले स्कूल में पटाखे फोड़ने की शौक रखता था और साला पटाखे मेरे बैग में छुपाना था। एक दिन धमाके के बाद मार साहब को खबर लगी, मैं जानता हूं इसी कक्षा के किसी बच्चे ने बम फोड़ा। हाथ आगे करो। मूली के बाट, हाथ तो धोकर आओ भाई। तुम हाथ आगे करो। कन्ने संदेह काम करके हाथ धोया करो। यादव, जैसे ही मार साहब ने मेरी उंगलियां सूंघी, मेरी उंगलियों में से बारूद की गंध उनकी नाक में समा गई। बस फिर क्या था, मेरे पिताजी को बुलाया गया। देखिए भाई दादा साहब, आपके ट्रस्ट पर कितने भी उपकार होंगे, मगर हम इस लड़के को कक्षा में नहीं पढ़ा सकते। भाई हम यहाँ भविष्य बनाते हैं, ये लड़का माफ कीजिए मगर आपके लाड़ पे आने से जरा बिगाड़ दिया है। और ये सुनते ही मेरे अंदर गुस्सा भर जाता था
कि उस चीज का हवाला क्यों दिया जा रहा है जो मुझे कभी मिली ही नहीं। और मैं कहता था सर सॉरी, पर मुझे इनके लाड़ प्यार नहीं मिला। तो प्रकाश कैसे बिगड़ गए तुम? अरे सर काम तो छोड़ो सर वो शिवाजी की शौर्य गाथा लिखते लिखते अंदर इतना शौर्य भर गया, कहीं तो फटना था, टॉयलेट में जाके फोड़ दिया सर। उस दिवाली करुणा मैडम ने फैसला किया था कि इस साल को दिवाली का पूजन इसी नालायक से करवाऊंगी, और मैं भी नहा धोकर तैयार होकर बैठ गया। आई बड़ा देख, ये लक्ष्मी जी समझा, ये धन की देवी हैं और दिवाली के दिन इनका पूजन करते हैं और ये कमल पर विराजमान होती है। अब अपनी आदत से मजबूर प्रकाश यादव सवाल कर बैठा, आई अगर ये धन की देवी है तो इसे तो पिताजी की फाइलों पर या मिठाई के डिब्बों पर विराजमान होना चाहिए, और इसकी तस्वीर तो हमारे घर में काले रंग की होनी चाहिए। इस बार मैंने ज्यादा बड़ी गलती कर दी थी। पिताजी ने कंधे से पकड़ा और घर से बाहर निकाल दिया। दिवाली के दिन लक्ष्मी जी का मजाक उड़ाता है, एक रात बाहर लगा कर दिखाने आ जाएगी इसकी। करुणा मैडम से भी कह दिया अगर तूने इसे अंदर लिया तो तुझे भी बाहर निकाल दूंगा। थोड़ी देर शर्मिंदा सा बाहर खड़ा रहा। करुणा मैडम को देखकर रो पड़ा। आई दरवाजा खोलना। आई मेरी पटाखे की देवी अंदर। आई अब नहीं पूछूंगा सवाल। आई दरवाजा खोलना। आई दरवाजा नहीं खुला। चुपचाप पत्थर पे बैठ गया। बच्चे दिवाली मना रहे थे, पटाखे फोड़ रहे थे। मैं चुपचाप अकेला एक पत्थर पे बैठा था। थोड़ी देर बाद रामदीन के हाथों करुणा मैडम ने एक पैकेट भिजवाया। उसमें शायद कुछ मिठाइयां और कुछ पटाखे होंगे, लेकिन मैंने भी कसम खाई समझौता नहीं करूंगा। वो कसम और वो थप्पड़ मुझे आज तक याद है। स्कूल में शांत प्रकाश और शांत हो गया। कॉलेज में भी अक्सर शांत ही रहता था। एक दिन कॉलेज की कैंटीन में बैठा था, गरम गरम समोसा खा रहा था। अचानक एक भव्य रंग की आवाज सुनाई दी। हमारी संस्कृति खतरे में है, हमें अपनी संस्कृति को बचाना है। यह पश्चिमी सभ्यता एंग्लिक है, सेंसर है। उनके विचारक टाइगरी ने कहा है कि यह इंद्रिय सुखों के लिए बनी है। हम विनम्र हैं, हमें अपनी संस्कृति की रक्षा करनी है। गर्म समोसा छोड़कर इन सज्जन के बगल में खड़े हो जाने को बहुत इज्जत मिली, और सामने में लोगों की आंखों में साफ पड़ सकता था कि प्रकाश बोल, शांत प्रकाश बोल। और मैं भी अपने सिद्धांतों की पोटली खोलकर उड़ने लगा। हिंदुस्तान की एक जल्दी समस्या है पाखंड, सब तरह का पाखंड। जो पक्का अहंकारी है वो कहेगा कि मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो आपके पैरों की धूल हूं। और उसकी आंखों में देखो तो समझ में आता है कि उसे मौका मिले तो आपको पैरों के नीचे रोन देगा। जो वस्त्र सादे पहनता है लेकिन स्विस बैंक में अकाउंट बढ़ा रहा है, बंगले बना रहा है। अगर पश्चिमी सभ्यता एंड्रिक है, सेंसुअस है, सेंसट है, तो पूर्वी सभ्यता, हिंदुस्तानी सभ्यता हिपोक्रेट है। मेरे भाषण के बाद मुझे लगा कि लोग ताली बजाएंगे, लेकिन हुआ कुछ उल्टा। जिन लोगों के खिलाफ मैं भाषण दे रहा था उनके बारे में कॉलेज में एक बात मशहूर थी कि वो बातों से कम और लात दूसरों से ज्यादा बात करते हैं। बस फिर क्या था, उसमें से कुछ 8-10 लड़के आए और अपनी भाषा में मुझसे बात करने लगे। मारो साले, हिपोक्रेट! मारने से सही नहीं हो जाएगा तू। मार।
शांत प्रकाश, प्रगतिशील प्रकाश हो गया। करुणा मैडम भी कहने लगी थी, देख रहा है ना तू, ये वही प्रकाश है जो काली लक्ष्मी और मिठाई के डिब्बों की बातें करता था। पता नहीं क्या हो गया इसे, बस मुंह बाएं आसमान की ओर देखता रहता है। लोग कहते हैं ये प्रगतिशील है, पता नहीं क्या होगा इसका। सच सच रुणा मैडम नहीं जानती थी मेरा क्या होगा, मगर अफसोस वो कभी जान भी नहीं पाई। रुणा मैडम नहीं रही। मिठाई के डिब्बे आते तो थे पर उठाने वाला कोई नहीं था। पिताजी कभी कभी खुद ही अंदर रख देते थे। मेरी पढ़ाई भी पूरी हो गई थी और पिताजी भी रिटायर हो गए थे। लोग कुछ आखिरी मिठाई के डिब्बों और फूल माला के साथ उन्हें घर छोड़ गए। एक दिन मैं दालान में बैठा था, पिताजी आए। ये लो, ये क्या है? चिट्ठी है, मेहता के नाम लिखी है। जाओ जाओ जाकर नौकरी ज्वाइन कर लो। सिद्धांतों की एक तरंग मेरे पूरे शरीर में दौड़ उठी और मैंने कहा, पिताजी मेरी कक्षा में 60 लड़के लड़कियां हैं, अगर आपको चिट्ठी देनी है तो 60 दीजिए, एक देकर आप मुक्त नहीं हो सकते। मैं अपने सिद्धांतों पर चलकर ही नौकरी पाऊंगा, माफ कीजिए मुझे। पिताजी ने चिट्ठी फाड़ कर डस्टबिन में डाल दी और उस दिन से पिताजी और डस्टबिन दोनों ने घर में एक एक कोना पकड़ लिया। नौकरी तो मुझे मिल गई, रेलवे की नौकरी, और वो भी परचेस डिपार्टमेंट की। यानी कि एक तो करेला और ऊपर से नीम चढ़ा। यानी कि एक तो रेलवे की नौकरी और वो भी परचेस डिपार्टमेंट की। जिन मिठाई के डिब्बों से मैं सारी उम्र नफरत करता रहा, वो मिठाई के डिब्बे इस डिपार्टमेंट की आधिकारिक मुद्रा या भाषा थी। मतलब पहली मुलाकात में नकली मिठाई का डिब्बा, काम की बात करते वक्त मगज के लड्डू का डिब्बा, ऑर्डर निकालते वक्त काजू कतली का डिब्बा, और काम हो जाने पर असली मिठाई का डिब्बा। नकली मिठाई अक्सर ऑफिस में ही बच जाती थी। लो, क्योंकि बांट कर खाने से पकड़े जाने का भय खत्म हो जाता है, और वैसे भी भ्रष्टाचार का तंत्र इतना मजबूत है कि उसे लड़ने के लिए कोई तंत्र बना ही नहीं। खैर, असली मिठाई अक्सर रामचरण उपाध्याय जी ही ले जाते थे। रामचरण उपाध्याय, रामायण के विद्वान, हनुमान चालीसा को कंठस्थ, कंठ, बाम, माथा, जहां भी खाली जगह दिखे चंदन ही चंदन पुता रहता था, और ठेकेदार भी देखते ही समझ जाता था। अच्छा ये बेटा, ये रामचरण, ये अपना भाई है, और इस भाई को चारा खिलाने से काम निकल जाता है, तो भाईचारा बना है। अब ऐसा नहीं था कि परचेस डिपार्टमेंट में मेरी कोई उपयोगिता नहीं थी। जब मैं ट्रेड यूनियन के काम से छुट्टी पाता तो वो सारे लोग जिन्हें मिठाई के डिब्बे नहीं मिलते थे, वो मुझे घेर कर बैठ जाते और पूछते, अब जाधव जी, आप तो प्रोग्रेसिव हैं, जरा मार्क्स से पूछकर बताइए देश में क्रांति कब होगी। और मैं कहता था कि इतनी सी बात के लिए मार्क्स को परेशान करना है, मैं बता देता हूँ, इस देश में क्रांति कभी नहीं होगी, क्योंकि क्रांति वहां होती है जहां लोगों के पेट खाली होते हैं। यहाँ तो सब मिलकर देश खा रहे हैं। अरे 5 साल स्कूटर चलाने वाला नेता सरकार में रहकर सिविल लाइंस में बंगला बना लेता है, और उन्हीं 5 सालों में परचेस डिपार्टमेंट में काम करने वाला बाबू यादव कॉलोनी में डुप्लेक्स ले लेता है। तो नेता अपने सिविल लाइंस के बंगले में खुश है, बाबू अपने यादव कॉलोनी के डुप्लेक्स में खुश है, तो क्यों वो बाबू यादव कॉलोनी से निकलकर क्रांति करने सिविल लाइंस आएगा? अरे क्रांति वहां होती है जहां लोगों को भूख हो। रोटी से ज्यादा रिश्वत खाने वाले क्रांति की बात नहीं करते, समझे भैया? सब बिना चाय के पैसे दिए बड़बड़ाते हुए चले जाते। जो कुछ बताता मुझे, दरअसल इन्हें क्रांति इसलिए चाहिए थी
कि इन्हें मिठाई के डिब्बे नहीं मिल रहे थे। अगर मिल रहे होते तो ये भी क्रांति की बात नहीं करते। इन्हें क्रांति अपने लिए चाहिए, देश के लिए नहीं। हाँ है, नौकरी तो मेरी लग गई। अब सब कुछ वैसे ही चलने लगा था जैसे पहले चलता था, बस मिठाई के डिब्बे कभी घर नहीं आते थे। और रामदीन मुझे उन्हीं नजरों से देखता था जिन नजरों से करुणा मैडम, पिताजी और एक और डस्टबिन। करुणा मैडम और रामदीन कम से कम मेरे अकेलेपन में झांक तो लेते थे, पर अब तो घर में मैं 2 डस्टबिन के साथ अकेला पड़ गया। माधवी से मेरी मुलाकात वैसे नहीं हुई जैसे पिताजी चाहते थे कि मैं चुपचाप एक कुर्सी पर बैठा रहूं, उस पर्दे की तरफ देखता जहां से चाय और चिवड़ा आने वाला है, लड़की लेकर आने वाली है। और जैसे ही वो चिवड़ा लेकर बाहर आए, मैं अपनी एक चोर निगाह से उसकी सभी आवश्यक जगहों का अवलोकन कर लूंगा और फिर चुपके से पिताजी से कह दूं, आप देख लीजिए जो करना है। तो क्या हो, 2 दाने नमकीन के चाय के साथ खटक जाऊं। माधवी की मोपेड उसकी चुन्नी थामे अड़ गई। अरे अरे क्या कर रही हैं आप जी? ऐसा अक्सर होता है क्या? अक्सर होगा तो तुम रोज यहाँ खड़े रहोगे? नहीं, मैं वो नहीं कह रहा था। मैं ये कह रहा था कि अगर ऐसा अक्सर होता है तो आप एक काम कीजिए, इस मोपेड में गार्ड लगवा लीजिए। और बदतमीजी पसंद है मुझे। मैंने नहीं पूछा तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं। थैंक यू। अब देखिए, कुछ लड़कियां होती हैं लंबे रूट की बस, जो नहीं उठाती आसपास जाने वाली सवारी। कुछ लड़कियां होती हैं चंदन की पौध, जो सांपों को अपने दामन में पालने का दम रखती है। और कुछ लड़कियां होती हैं बेगम अख्तर की गजल, जो बहुत कम लोगों को समझ आती है। पिताजी ने माधवी को बिना देखे ही कह दिया था, भाई किसी ऐसी वैसी लड़की से तुम्हारी शादी नहीं होगी। और मैंने भी कह दिया था, शादी तो मैं इसी से करूंगा। पिताजी ने कहा, एक फुटी कौड़ी नहीं दूंगा तुझे। नहीं चाहिए। अगर मेरे घर में रहना है तो किराया देना होगा। जरूर दूंगा। जानना कि प्रेम सदाशिव है। जब तुम मुझे जानो और बैराग सामने नादित हो जाए, जब तुम मुझे देखो और फूलों में गंध भर जाए, जब तुम मुझे छुओ और ये देह अनायास दीपित हो जाए, तब जानना कि प्रेम सदाशिव है। माधवी 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 माधवी, अरे मैंने कितनी बार कहा है टूथपेस्ट को आगे से दबाकर मत निकाला करो। अलग अलग रंग के जुराब हो तो एक साथ बांध कर रख दिया करो, टाइम बचता है। मेरे कपड़े अगर बाथरूम में लटका देती तो 3 मिनट बच जाते मेरे। हे भगवान माधवी, अब तो हद हो गई। अरे मैंने कितनी बार कहा है कि सब्जी को दाहिने और रोटी को बाएं हाथ में रखकर खाने से तकलीफ नहीं होती। भाई हद करती हो। और ये खाते टाइम मुझे पड़ने वाला चश्मा हमेशा दिया करो। अरे भोजन एक संपूर्ण प्रक्रिया है, इसमें दृश्य, सुगंध, स्पर्श तीनों महत्वपूर्ण है। अब खाते वक्त अगर चावल रुई का ढेला लगा तो कैसा भोजन? प्रेम का झरना अब वास्तविकता की शिला पर गिर रहा था, परंतु उससे मेरा प्रेम कम नहीं हो रहा था, बजाय बढ़ रहा था। बस मेरी माधवी कुछ मौन हो गई थी, मौन माधवी। लेकिन जब माधवी का मौन टूटा तो मैं चहक उठा और मैंने साफ कह दिया, माधवी मुझे लड़की ही चाहिए। हाँ, और जनसंख्या 140 करोड़ की हो गई है, इसके बाद फुल स्टॉप। अरे भाई मेल फीमेल रेशो भी तो कम हो रहा है। क्या बात है माधवी, क्या बात है। कुछ दिनों के बाद घर के आंगन में एक छोटी लाल फ्रॉक भी सूखने लगी और लोग भी कहने लगे, क्या बात है भाई, प्रकाश जाधव, एक बच्चा, एक लड़की, मिस्टर परफेक्ट प्रकाश जाधव। अरे ये लाल फ्रॉक रागिनी से मेरे पहले संवाद की तरह मन में कहीं अटक कर रह गई। रागिनी के दूसरे जन्मदिन पर शांत प्रकाश ऐसे खुश था कि 2-3 साल का बच्चा भी शर्मा जाए। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Ragini, happy birthday to। आ जाओ, अरे आओ बच्चा, आप। तुम सोचते रह जाओगे,
वो तुम्हारी सोच को पछाड़ती निकल जाएगी सितारों के परे। तुम देखते रह जाओगे और वो तुम्हारी आंखों को लताड़ती नाप ले जाएगी क्षितिज की भी दूरियां। तुम जांचते रह जाओगे और वो तुम्हारी सभी परीक्षाओं को मुंह चलाती सिद्ध कर देगी अपनी सर्वश्रेष्ठता। तुम संभालते रह जाओगे और वो तुम्हारे साथ साथ उठा लेगी दायित्व पराये घर का भी। बेटियां अगर तार की तरह बढ़ती हैं तो छतनार की तरह फैलती भी हैं। घर में तो केवल एक ही डस्टबिन है। रिटायर्ड प्रोग्रेसिव प्रकाश जाधव मौन माधवी और प्रोग्रेसिव विचारों के इनपुट का भरपूर रिटर्न देती लाल फ्रॉक वाली रागिनी, समझदार रागिनी, होशियार रागिनी। मैंने रागिनी को कभी एमबीए नुमा शिक्षा नहीं दी क्योंकि मैं जानता था शिक्षा के 3 ही सोपान हैं, मंच, मैदान और कक्षा, और वो तीनों में अव्वल थी। मैं तो उसकी वो लाल फ्रॉक लेकर बैठा हूं, उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब वो समझेगी कि प्रेम सदाशिव है, जब वो समझेगी कि सृष्टि की पूर्णता हम में ही समाहित है। अब रिटायर्ड आदमी क्या करे, यहां वहां घूमता रहता हूं अपने ही घर के कोनों में, उन कोनों में जहां जाना मैं कभी पसंद नहीं करता था। जैसे पिताजी का कमरा, सोचा था एक आधा मिठाई का डिब्बा तो भरा होगा, पर कहां, सब खाली। बात पैसों की नहीं है, पर 3700 की पेंशन में घर चलाना जरा मुश्किल हो जाता है। अब पैसे जोड़ता तो प्रोग्रेसिव प्रकाश से करप्ट प्रकाश नहीं हो जाता। रागिनी गई तो है आज इंटरव्यू के लिए, देखते हैं क्या होता है। अरे अरे रागिनी, अब मिल गई नौकरी, जाके माधवी को बता दे। बस फिर क्या था, जिसने मुझे वंश चलाने की दुहाई दी थी अब वो बधाई देने लगे थे, और रामचरण उपाध्याय जी ने तो जैसे चरण ही पकड़ लिए थे। अरे जय हो गुरु, जय हो। भाई क्या बात है, अरे आप तो प्रोग्रेसिव विचारों की नैया लेकर भवसागर में उतर गए। अरे 2 लड़के हैं मेरे, सोचा था 3700 की पेंशन आती है उसको तो हाथ तक नहीं लगाना पड़ेगा, पर सोचे हुए काम कहाँ होते हैं। अरे एक लड़का है जिसके चक्कर में तो कोर्ट कचहरी करते रहते हैं, और दूसरा है जो दारू की भट्टी में पड़ा रहता है। सोचा था बुढ़ापे में आराम से चाय पीऊंगा, रामायण बांचूंगा, बीवी चाय पिलाएगी। सोचे हुए काम नहीं होते जादव साहब। अरे रामायण को तो दीमक खा गई, ये मेरा शरीर था जिसको डायबिटीज खा गई, अब मेरा दिमाग था जो मेरी लुगाई खाती रहती। भाई आपको देखो क्या बात, प्रोग्रेसिव प्रकाश का प्रोग्रेसिव बुढ़ापा। अरे प्रोग्रेसिव विचारों के इनपुट का भरपूर रिटर्न दे रही है ना बिटिया। ये सुनकर मेरा सीना गर्व से नहीं फूलेगा तो क्या होगा भाई, आखिर मैंने भी कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया था। हाँ ये बात और है कि 3700 की पेंशन में घर चलाना जरा मुश्किल है, मगर रागिनी की नौकरी ने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया, वरना मुझे भी दोस्तों के घर की चाय पर पलना पड़ता रामचरण जी की तरह। पर घर भी मैं वैसे ही चला रहा था जैसे पहले चलाता था। टोटल 8500, तो मेरी 3 महीने की पेंशन है। अरे रागिनी आओ। अरे बेटा पैर पड़ रही। अरे वाह पहली तनख्वाह, अरे तो अपने पास रखती ना। अरे
क्यों मियाँ, बड़ा उड़ रहे थे थोड़ी देर पहले, अब उड़िए। ये तो अभी भी इतने हैं कि रखने के लिए अलमारी ठीक रहेगी। हाँ करुणा मैडम, तुम्हारी याद आ रही है। तुम होती तो क्या करती? और उस दिन मैंने रागिनी की उस लाल फ्रॉक को, जो मैं उसे उसकी शादी में देने वाला था, उन मिठाई के डिब्बों से जोर से दबा दिया। उस रात इतना प्रसन्नचित्त और आत्मविश्वास से भर गया कि जान पाया चैन की नींद किसे कहते हैं। अगर इतना भी नींद में नहीं था मैं कि मौन माधवी का आकर मुझे चादर उड़ाना याद ना हो। माधवी भी आके कह रही थी, कब से कह रहे थे कुर्ता लूंगा, अब ले लेना कुर्ता लाल रंग का। लाल है क्यों? लाल है कुर्ता क्यों? मैं जानता हूं तुमने अपने मौन के अंतिम स्तर में छुपा रखे हैं व्यंग में डूबे जहरीले तीर मुझे छेड़ने के लिए। लाल कुर्ता क्यों? अस्तित्व की सार्थकता से जूझ रही है मेरी पीड़ा, जो हर उदास चेहरे के पीछे एक उपलब्धि खोजती भटक रही है। मेरी इच्छा कोई नया वातावरण बनाने को तत्पर है और मेरी विवश चेतना इस जग में बसने को घर मांग रही है। आ जाओ सब, सिमट जाओ। बाहर के वातावरण में बहुत घुटन है। हम लोग यहां से एक नई राह बनाएंगे। हाँ होने को तत्पर है। नहीं डरता मैं तुझसे, नहीं डरता। ऐसे रंग है तू। सारे रंग चाहिए, बस इस लाल रंग को छोड़कर। न लाल चादर चाहिए, न लाल फ्रॉक चाहिए। उस रात उस चादर को कुचल कर सो गया, मगर मेरा डर बढ़ गया था। अलमारी में रखी उस लाल फ्रॉक से, लाल चादर से सुबह के 4 बजे मुर्गे की मांग ने समझाइश दी कि 2-3 घंटे सो लो। उसकी मांग मेरे कानों में गूंज रही है और उसका चेहरा मेरी आंखों में, पूरा चेहरा नहीं, बस उसकी कलगी, गहरी सुर्ख लाल रंग की कलगी। बचपन में सांप सीढ़ी के खेल में ऐसा हुआ था मेरे साथ। 99 के साथ मुझे डसा और मैं पुनः 0 पर। ऐसी स्थिति थी मेरी। 99 के सांप ने मुझे डस लिया था। उसके जहर से नीला हो रहा था मैं। एक नशा था जो मेरी प्रोग्रेसिव प्रकाश यादव की आंखों को बंद कर रहा था। रागिनी ने भी कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसा कुछ करूंगा, लेकिन अपने डर से घबराया हुआ मैं कुछ भी करने को तैयार था। मैंने रागिनी का फोन चेक किया। रागिनी, बेटा तुम्हारा फोन अच्छा है, लेटेस्ट है, FM, गेम। हाँ गेम ही तो खेल रहा था इसमें, स्नेक एंड लैडर, सांप सीढ़ी का खेल। मेरा मन तो कर रहा था कि मैं नाचूं, क्योंकि ये लड़की समझ रही थी कि प्रेम सदाशिव है, वैराग सामने निनादित होने को तत्पर है। पर मैं तो नीला पड़ रहा था 99 के सांप के जहर से। मैंने उस लड़के का नंबर याद कर लिया। हेलो, मैं रागिनी का पिता बोल रहा हूं। मैं तेरे जैसे लड़कों को अच्छी तरह जानता हूं।
उसकी नौकरी पर नजर रहना तेरी? अरे औरत को पैरों की चुटी समझने वाले संस्कार होंगे तेरे, पर याद रखना रागिनी मेरी बेटी है, प्रोग्रेसिव प्रकाश जाधव की बेटी। समझदार को इशारा काफी होता है। दखल नहीं दे रहा मैं, दखल नहीं दे रहा। तो थोड़ी चिंता तो होती है। उस दिन रागिनी सीधा ऑफिस से आकर मेरे सामने खड़ी हो गई। हाँ, मैंने की थी उस लड़के से बात, संदीप नाम है ना उसका। माफ करना, बड़ा ही बदतमीज किस्म का है। अरे तुम्हें जागीर बना लेगा अपनी। अरे बोलने की तमीज नहीं है उसमें, और काफी ऑर्थोडॉक्स किस्म का है। और रागिनी ने मुझे रोक कर बस इतना कहा कि ऑर्थो 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 कौन है पिताजी? मुझे लगा जैसे इस लड़की ने मुझे तमाचा जड़ दिया। बचपन से अलग इस उम्र में थोड़ी ज्यादा तकलीफ होती है। अरे दखल नहीं दे रहा हूं, पर मैं भी तो बाप हूं, थोड़ी फिक्र तो कर सकता हूं ना। रागिनी चिढ़ा रही है मुझे, मेरे परंपरागत व्यवहार पर लज्जित हो रही है। अपना ये फोन जानबूझकर सामने छोड़कर गई है मेरे। नहीं चेक करना मुझे ये फोन। मुझे अपने दिए गए संस्कारों पर पूरा भरोसा है और प्रेम भी है तुझसे। तो बैठा हूं वो लाल फ्रॉक रखकर, नहीं चेक करना मुझे। बहुत आगे बढ़ गई है। अरे इन्हें तो बस मेरे फैसले का इंतजार है। अब प्रोग्रेसिव प्रकाश जाधव की लालिमा उतर रही है, उतर रही है। उस दिन रागिनी ने अपनी तनख्वाह रखी और फोन उठाकर चली गई। मैंने उस लड़के को दोबारा फोन किया। हेलो संदीप, अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा ना तू। याद रखना, अगर ये शादी हुई तो ये शादी मेरी राज पर होकर गुजरेगी। और अगर तू रागिनी को भावनात्मक रूप से छलने की कोशिश कर रहा है तो वो तुझसे बेहतर ढंग से कर सकता हूं मैं। मेरा जुड़ाव तुझसे 20 साल अधिक है। हेलो रागिनी, हेलो बेटा। मैंने बात की इस लड़के से, अरे अपनी अपनी कहता रहता है, नहीं सुनता किसी की। मुझे माफ करना, सही नहीं है तेरे लिए। अरे मेरा जुड़ाव तुझसे 20 साल अधिक है बेटा। अगर पापा कह रहे हैं तो देयर हैज टू बी अ सॉलिड रीजन बेटा। अगर पापा लव्स यू, सोच ले। वरना तू तो अपने बाप का घर छोड़ने का फैसला कर चुकी है। आज रागिनी के फैसले का दिन है। वो अंदर तैयार हो रही है। मौन माधवी अभी अभी चाय रखकर गई है। समझ गया कि आज कुछ तो होगा। डर नहीं रहा हूं, पर चिंता तो होती है। कौन जीतेगा, संदीप या मैं? रागिनी, रागिनी, कह रहा रागिनी, बेटा तुमने जाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा? इन हाथों का स्पर्श मुझे बिल्कुल याद नहीं। अरे सर पर हाथ देकर सुलाया मैंने तुझे, थपकियां दी तेरे माथे पर। याद है तू डरती थी अपना बर्थडे केक काटने से। इन हाथों से तेरे लिए केक काटा है मैंने बेटा। अभी एक बार हाथों का स्पर्श महसूस कर ले, चली जाना। मैंने आगे बढ़कर रागिनी का हाथ पकड़ लिया। मेरे सामने माधवी खड़ी थी। उसके चेहरे की लाल बिंदी से मुझे डर लग रहा था। और उस दिन मौन माधवी बोल पड़ी,
हाथ छोड़ो प्रकाश। 99 के सांप ने तुम्हें डस लिया है, उसके जहर से नीले हो रहे हो तुम। 3700 की पेंशन में भी घर चलता है प्रोग्रेसिव प्रकाश, हाथ छोड़ो। मिठाइयों के डिब्बों के बोझ के नीचे दबे लालची और ऑर्थोडॉक्स प्रकाश हो तुम अपने बाप की तरह, और यही है तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी बदतमीजी। बदतमीज प्रकाश यादव, पोछ लो अपने घड़ियाली आंसू। तुम्हारे सिद्धांत सड़ चुके हैं, इनमें मवाद बन रहा है। जाओ जाओ जाकर अपना इलाज कराओ। छोड़ो हाथ। हाथ छूट गया और अब कहने को कुछ नहीं बचा। सारी दुनिया से लड़ने वाला प्रकाश आज इस जग में मुंह छुपाने को जगह ढूंढ रहा है, जगह मिल नहीं रही। सबसे झगड़ा करने वाला प्रकाश आज मुंह छुपाने को जगह नहीं ढूंढ पा रहा। अपने पाखंड के नीले रंग को ढक लिया मैंने इस लाल फ्रॉक से। बदतमीज प्रकाश, बिगड़ेल प्रकाश, प्रोग्रेसिव प्रकाश, प्रगतिशील प्रकाश, ऑर्थोडॉक्स प्रकाश, पाखंडी प्रकाश।